गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। खैर मकदम करते हैं आपका इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का टाइप्स ऑफ रिलेशन पार्ट 2। इसमें कल का होमवर्क किया जाएगा जो आप लोगों को दिया गया था, उसके बाद उसके कुछ सवालात जिस पे आप लोगों को छोड़ा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस शेर के साथ। जलाना है मुझे हर शम्ए दिल को, सोज़े पिन्हा से तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। इसकी तशरीह फिर कभी। अच्छा, तो कह रहा है एक शेर एक सेट है, इसमें कल का होमवर्क कहा था ना, एक सेट है A1 2 3 4 और उसमें R1 ये दिया है, R2 ये और R3 ये। पूछा था इनमें कौन सा सेट, कौन सा संबंध किस प्रकार का है। हम लोग पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तो कौन कौन सा किसमें आइडेंटिटी। तो पिछली वीडियो आपको याद होगी, भरपूर तरीके से आज उसका इस्तेमाल। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य होता है तो उसकी खासियत ये है कि एक सेट ए ज़रूर देना चाहिए ताकि ए में जो हो वही कॉमा वही आर में देख सकें। तो ए दिया हुआ ए में 1 2 4 है, तो इस वाले पहले सेट को, पहले रिलेशन को देखते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या 1,1 है, 2,2 है, 4,4, तो और कुछ एक्स्ट्रा भी है। जितना होने थे वो कॉमा वो हो गए ना, तो कुछ एक्स्ट्रा होने पे उसको होने दीजिए। तो इसका नाम आप लोग क्या रख दीजिए कि ये स्वतुल्य है, मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसको देखिए कि क्या इसका सिमेट्री बन रही है, मतलब क्या सममित भी है, इसी को देखते हैं। तो सममित के लिए अलग चीज़ देखी जाती है कि सेट में जो हो उसका पलटा हुआ भी उसमें हो। तो 1,1 है तो इसको पलटेंगे तो 1,1 ही आएगा, तो वो तो है ही है। 2,2 के लिए भी जाएंगे, इसको पलटेंगे तो 2,2 ही है, वो भी है। 4,4 के पास जाएंगे, इसको पलटेंगे तो 4,4 जो भी है। और 1,3 के पास जब जाएंगे तो ये कहेगा 3,1 भी होना चाहिए, और जो कहीं पे नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्री से फेल हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। और ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए तो पहले जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा बने तो अगर उसमें वो फेल हो देने से तो नहीं होता, नहीं तो होता है। तो इसमें तो खैर कहीं जोड़ा ही नहीं बन रहा है। अच्छा, एक जगह जोड़ा बन रहा है, देखते रहिएगा, जोड़ा कहीं भी बन सकता है। ये देखिए 1,1 पे ख़त्म हो रहा है, और ये ना सोचिएगा बगल ही देखना है, ये सब एलिमेंट्स हैं, कोई आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो वो जब हम चाहेंगे इसको बगल ले आएंगे, इसको पीछे, तो वो एक ही बात है रिलेशन की। तो ये नहीं कि बस इसी बगल देखना उसके बगल, तो हम जब चाहेंगे इसको इधर ले आएंगे। तो गौर से हम देख रहे हैं कि 1 पे ख़त्म, 1 पे शुरू, तो एक जोड़ा एक बन गया, कम से कम एक जोड़ा बना, तो ठीक है। अब इससे मांगेंगे कि अगर जोड़ा बन गया तो हमें वो दो तभी तुम हो। तो हम कहेंगे यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे शुरू, तो इन दोनों को छुपा लेंगे। तो हम कहेंगे हमें 1,3 दो। 1,3 कहीं है तो ये खुद है, तो ये खुद भी हो जाए ना। तो इसने डिज़ायर पूरी कर दी, जो लगना था वो हो गया। इसका मतलब ये संक्रामक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। समझ में आया आपको? अब इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये फेल हो गया स्वतुल्य से, क्योंकि 1 था तो 1,1 होना था, तो वहीं फेल हो गया, तो सब खराब, स्वतुल्य तो नहीं है। अब सम्मित में चेक करते हैं, तो सम्मित में 1,2, अब वहाँ नहीं देखना, अब देखना है 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, तो कहीं है, सम्मित भी गया ना, ये रिफ्लेक्स स्वतुल्य ना ये सम्मित। और अब देखते हैं ट्रांजिटिव संक्रामक है, तो संक्रामक के लिए पहले उससे जोड़ा उसको दीजिए, और जोड़े के बाद वो आपको अगर ना दे तो नहीं है। तो उसको जोड़ा दिया गया कि हाँ भैया ये देखो 2 पे ख़त्म, 2 पे शुरू, तो क्या आप 1,4 देने लायक हैं? कहीं दे रहे हैं 1,4, तो इसने कहा ये दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव की स्टेप को पूरा कर दिया। लेकिन और कुछ देख लीजिए, और कहीं जोड़ा तो नहीं बन रहा था, तो क्या और कहीं कुछ ऐसा था जहाँ पे ख़त्म जहाँ पे शुरू, तो भाई इतना ही था और उसकी फुलफिलमेंट हो गई, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक, अब तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। 1,2, 1,1 होना था फॉर स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, तो वो तो है नहीं, तो स्वतुल्य से गया, स्वतुल्य नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए तो वहाँ देखना नहीं, यहीं देखना है। तो 1,2 है तो 2,1 ये है, 2,1 तो 1,2 ये है,
1,1 तो पलटेंगे तो 1 ही, 1 जो ये खुद है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक में है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1, जोड़े बनाएंगे, अगर वो युग्म पेयर बन गया तब उससे कहेंगे हो कि नहीं, तो 2 पे ख़त्म और 2 पे शुरू। तो हम इससे पूछेंगे क्या 1 देने के काबिल हो, तो कहेगा हाँ 1 दे तो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक स्टेप क्रॉस कर चुका है। लेकिन और जोड़े बना लीजिए, तो एक जोड़ा ये भी तो बन रहा है, देखिए 1 पे ख़त्म और 1 पे शुरू। तो इससे पूछेंगे 2,1 देने के लायक हो, तो कहेगा 2,1 ये दे दिया, 2,1 तो इसके पास है ही, तो वो भी दे दिया। तो इसका मतलब सारी फुलफिलमेंट पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो ये था कल का होमवर्क। तो इस तरह अगर देगा तो आप सब अब जान जाएंगे कि वही कॉमा वही, स्वतुल्य, पलट के हो तो सम्मित, और जोड़ा बना दे फिर वो भी हो तो संक्रामक। ठीक है, तो अब कुछ सवाल एक्स्ट्रा लाते हैं जिनको आपको अलग से सोचना होगा, और थोड़ा सा सरल है, ज़्यादा अजीब सा नहीं है। पहले इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एक चीज़ और आप लोग नोट देख लीजिए कि एक और संबंध होता था, लेकिन वो कोई नया उसका रूल वगैरह नहीं है, वो बस एक क्या है कि तुल्यता संबंध। एक संबंध और होता है जैसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और आइडेंटिटी। तो एक और है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है कि आपकी ये हो तो ये, बल्कि अगर कोई रिलेशन तीनों हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों बस स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। संक्रामक अगर एक ही रिलेशन इतना खास हो कि वो तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, तो ऐसे इतने खास रिलेशन को तो एक और नाम बुलाएंगे, कहेंगे ये तुल्यता संबंध है। ये एक ऐसा आर है जो तुल्यता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। एक ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, तीन हो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये तीनों हो। तो उस अगर ये तीनों एक रिलेशन हो जाए तो उसको एक और नाम देने लगेंगे कि तुम तो भैया इक्विवेलेंस हो, तुम तीनों के तीनों हो तो इक्विवेलेंस हो। तो ये याद रखिए, क्योंकि वो इस पे ज़्यादा पूछेगा। वो कहेगा प्रूव दैट दिस रिलेशन अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस के लिए कुछ नया प्रूफ नहीं करना, बल्कि हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है कि वो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, ये तीनों हो, तो वो तुल्यता भी हो जाएगा। बस इतना करना, उसके लिए अलग सी डेफिनेशन नहीं लगानी। तो इसको भी एक चौथा, इसको कह लीजिए पांचवा रिलेशन एक टॉपिक डाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर सवाल ला रहे हैं, ये है आपके सामने सवाल, जिसको आप पहला सवाल कहें या आखिरी, क्योंकि सारे सवाल अब इसी जैसे हैं। तो इसको पूरी कोशिश करिएगा कि इसकी पूरी लॉजिक, पूरा एक बड़े कर्वेचर से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह मैं बताऊंगा, जिस एटीट्यूड से बताऊंगा, सब कुछ नोट कीजिएगा। इसको कैसे बताना और करना कैसे, मेथड क्या होता है करने का एग्ज़ाम बोर्ड में। तो कह रहा है इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कह रहा है एक सेट देता है ना, तो वो देगा, आप ढूंढेगा कौन सा सेट दे रहा है, कुछ देगा, ए देगा, कोई नाम दे देगा। कह रहा है ए इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कह रहा है एक सेट है ए, और वो कैसा सेट है, ऑल रियल नंबर्स, उसमें सब कुछ रियल नंबर में सब पड़े होते हैं ना, 1 2 3 आधा, 3/2, 5/2, √2 माइनस सब है। और दूसरा भी ए ही है, क्योंकि ए से ए होता है। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स देन प्रूव दैट रिलेशन आर। कह रहा है कि हम रिलेशन दे रहे हैं, उसको प्रूव करके दिखाइए कि वो इक्विवेलेंस है, तुल्यता है। तो तुल्यता दिखाना है ना इस रिलेशन को, तो हमें इसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दिखा देना है, सिमेट्रिक दिखा देना है, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक दिखा देना। तीनों अगर दिखा दिए तो ये हो गया तुल्यता। तो उसने डिफाइन क्या किया है, कह रहा भैया आर में, आर हम लोग जानते हैं ना कि आर में कुछ ना कुछ होगा, समथिंग कॉमा समथिंग। तो वो दो लोग कौन से आएंगे, तो उसने कहा कि वो दो लोग एक्स और वाई हैं। तो कहें एक्स और वाई कहाँ से लाएं, तो एक्स और वाई इसी ए से लाओ जो हमने सेट दिया है। मतलब यही ए है एक्स, और यही दूसरा भी यही है बिल्कुल।
यही सब ए ही है बिल्कुल। तो यहाँ से एक्स लाओ, यहाँ से वाई, दोनों को मिलाओ। तो कहो मिलाए तो क्या सबको मिला दे? नहीं, आगे बताएगा एक्स बराबर वाई हो, ऐसे मिलाओ। एक्स बराबर वाई हो, ऐसा मिलाना कि इसका एक्स उधर का वाई आपस में बराबर हो, वही दोनों मिलाना। तो आपको साफ साफ पता है कि अब तो यही मिलाएंगे ना कि 1 1 उठाएंगे तो 1 1 मिलाएंगे, 0 0 मिलाएंगे, 2 2 मिला पाएंगे, √2 इधर का √2 मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, सब कुछ है। 3 3 से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि आर में अगर देखना हल्का सा एक नज़र लेना चाहें तो आर में क्या क्या होगा, 1 1 होगा, 0 0 होगा, 2 2 सब कॉमा ऐसे ही होंगे ना। तो पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य सब है? तो पहला हम लोग चेक करेंगे फॉर स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य है कि नहीं रिफ्लेक्सिव। तो अब आपको दिख गया होगा कि हाँ भाई रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि अगर सेट ए में 1 है तो 1 आर में जाएगा, क्योंकि बराबर है तो वो ही मिला था। सेट ए में अगर 0 है तो 0 0 आर में मिलेगा। लेकिन आपको इस तरह लिखना नहीं है, आपको करना है स्टैंडर्ड मेथड से। क्या कि स्वतुल्य के लिए क्या बताया गया था कि अगर कोई x, जनरलाइज करिए, सारा ना मानिए उसको, कोई भी x ए में है, कोई भी x अगर इस सेट में है तो x, x को कहाँ होना पड़ेगा, x, x को अगर R में हो जाए तो वो अपने आप दूसरी यहीं इतनी ही लाइन में स्वतुल्य हो जाता है ना। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बता रहे हैं क्या करना है आपको। तो अब आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना कि हाँ x बिलोंग्स टू ए तो x, x बिलोंग्स टू R। नहीं, इसको पहले जांच करनी है कि क्या ये बात सही लिख रहे हैं, x, x R में होगा। x को इसमें मान लिए हैं, माना x बिलोंग्स टू ए, लेकिन क्या x, x R में लिख सकते हैं किसी रूल उसने जो दिया है उस बाउंड्री में रहते हुए? तो उससे पूछते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो उसने कहा है कि R में x, y। अब x, y को क्या, x, y का मतलब कोई दो जन, कह रहा R में कोई दो जन का कॉमा लिखा जा सकता है। कोई दो जन, इनको पढ़ो, कोई दो लोग, सच दैट कि हाँ वो तो ऐसे हो, लेकिन सच दैट क्या कि दोनों आपस में बराबर हो। कह रहा R में वो सारे लिखे जा सकते हैं, उसने जो बताया उसी से देख रहे हैं। कह रहा R में वो सारे लिखे जा सकते हैं कॉमा करके जो आपस में बराबर हों। दो लोग वो R में चले जाएंगे जो दो आपस में बराबर हों। तो जब भी दो लोग बराबर दिखें तो वो R में डाला जा सकता है, ये उसकी डेफिनेशन के मुताबिक है। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि हाँ, हम लोग बचपन से जानते हैं कोई x खुद के x के बराबर होता है, ये तो हम लोग अपने मन से लिखे जा सकते हैं ना। वी नो दैट सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं x बराबर x होता है। तो अभी हम लोगों ने उससे सीखा कि कोई भी दो लोग बराबर हों तो उनका कॉमा R में है, उनका कॉमा R में है। तो हम कह रहे हैं तुम दोनों बराबर हो तो क्या तुम्हारा कॉमा R में चला जा सकता है? तो हमने अपने मन से नहीं लिखा कि हाँ कॉमा R में गया, नहीं, बल्कि हमने कहा चूंकि दो लोग आपस में ये दोनों बराबर हैं और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका कॉमा R में जा सकता है। तो बस ये 3 लाइन लिखनी है आपको हर दफ़ा, हर सवाल में, जब भी आपको स्वतुल्य प्रूफ करना होगा। तो हेयर क्या हो गया, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस हो गया प्रूफ, इतना ही लिखना है आपको। 2 बातें आपको गौर आपको आ जाना चाहिए, लिखना आपको 2 ही लाइन है। क्या कि माना अगर x a में है तो हम लोग जानते हैं कि x, x को स्वतुल्य के लिए होना पड़ेगा। यही तो डेफिनेशन शुरू में पढ़े थे कि अगर x a में है तो x, x ने R में होना है। तो हमने कहा ठीक है, मान लिया x a में है तो क्या x, x R में है, लिख नहीं देना है, पहले इसकी एनालाइज करना है कि वाकई में होगा। तो उससे पूछना होगा कि भैया तुम किसको कह रहे हो R में? तो वो कह रहा हम तो वो दो जन को कह रहे हैं जो आपस में बराबर हो, अर्थात जो दो जन आपस में बराबर हो उनका कॉमा R में है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि चूँकि x, x आपस में बराबर होते हैं तो इनका कॉमा R में चला जा सकता है। तो यही करना है आपको। तो ये प्रूफ हो गया स्वतुल्य। अब देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। स्वतुल्य प्रूफ हो गया, यहीं पे रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। स्वतुल्य हो गया, अब सम्मित दिखा देंगे कि ये सम्मित है कि नहीं। सममित के लिए फॉर सिमेट्री,
सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करना है तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो सिमेट्रिक रिलेशन को वो पहली वाली डेफिनेशन याद कीजिए। अब ये नहीं चेक करना कि आर को देखें पलट पलट के, वो तो ठीक है फिर भी, लेकिन लिखना उस तरह नहीं है, सारा बनाना थोड़ी ना, क्योंकि वो सारा रियल नंबर का सेट है, सब तो थोड़ी ना तीन लगा पाएंगे वो सबके लिए। तो हम लोग एक काम वो डायरेक्ट डेफिनेशन लगाएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा अगर x, y आर में कोई देखें, मान लीजिए इसको, और फिर y, x को दिखा दीजिए, इसको दिखाना है, दिखाओ, ये लिख ना दो, ये चीज़ डायरेक्ट लिख नहीं देना कि हाँ x, y आर में y, x लिख दिया। इसको पूरा एनालाइज करके लिखना है कि क्या लिखा जा सकता है, तभी लिखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ गैप छोड़ा है, तो हमने कुछ बातें ऐसा हम एनालाइज करेंगे जिसके तहत इसको लिखा जा सकता है। तो हमें ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, कुछ एनालाइज करके उसी से पूछ के। तो इसको मानना है, ये आपको नहीं दिखाना है कि ये है कि नहीं, ये आपको मान लेना है कि कुछ तो आर में है ना। सिमेट्रिकली क्या दिखाते हैं कि कुछ तो पहले आर में मान लेते हैं, फिर उसका उल्टा करके हम लोग देखते हैं। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ आर में एक चीज़ x, y है, वही जो दिया है वो मान लेंगे, वो तो खुद ही दिया है ना, तो इसको मानेंगे हम लोग कि x, y आर में है। अच्छा, जब मान लिए हैं x, y आर में है, दो बातें हैं ना, अगर x, y आर में है तो लाजिमन x बराबर क्या होगा, y। इसको उल्टा पढ़ें कि अगर दो लोग बराबर हैं तो लाजिमन उनका कॉमा आर में होगा। दो तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है कि अगर आप ये कह लें कि x, y आर में है तो आपको अगली लाइन ये माननी पड़ेगी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। सही बात है ना, उसने जो पूरा बताया उसका ही तो मतलब निकल रहा है कि अगर उसने कहा x, y में है, x, y आर में तभी है जब ये दोनों आपस में बराबर हों, एक तो ये मतलब निकल रहा है। उल्टा अगर सीखें कि अगर दो लोग आपस में बराबर हों तो इनका कॉमा कहाँ, आर में है। तो हमने ये मान लिया कि x, y आर में है, तो जब आर में है तो इसका फ़ायदा उठाए ना कि भैया कोई आर में कब होता है, कोई आर में तब है जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक बात ये भी है कि अगर हमने इसको आर में माना है तो ये भी साथ साथ मानना ही है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर आइए, तो आप कहिए कैसे y, x को आर में दिखाएं। तो आप पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। क्या ये बात सही है कि अगर कोई x बराबर y होता है तो क्या मैथमेटिकल ये बात सही है कि y बराबर x भी होता है? क्या इसको भी लिखा जा सकता है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि x बराबर y हो तो y बराबर भी x होता है। तो बस अगली लाइन आप देखिए, आपने क्या पढ़ा कि जब दो लोग बराबर होंगे, कोई दो जन हमें बराबर करके लिखेंगे आज इसके हिसाब से, तो उनका कॉमा आर में चला जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे हम कहें 2 और 2 बराबर हैं, बराबर है ना, तो तुम तय बात कर लो कि पक्का 2, 2 आर में चला जाएगा आज इसकी डेफिनेशन से। तो हमने कहा यार y और x आपस में बराबर हैं, ये और ये, तो अगली लाइन क्या ये लिखना नहीं बनता कि हाँ इनका कॉमा भी आर में चला गया। ये बात आपको समझ में आई? ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि हाँ बस लिखना था तो लिख दिया, नहीं, मैंने पहले देखा कि कोई दो जन बराबर हैं, फिर उन दो जन बराबर हों तो उनको ऐसे कॉमा करके आर में डाला जा सकता है उसकी डेफिनेशन के तहत। तो हमने कहा x, y तो हमने माना था, तो हमने माना तो ये भी लिख लिया कि बराबर भी होंगे, लेकिन ये चीज़ हमने अपने मन से दिखाया कि y भी x होता है, तो हमने कहा फिर इसका उल्टा भी आर में होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। देखिए अब क्या सिमेट्री कैसे प्रूफ करते हैं, यही तो कि अगर x, y आर में हो और आप ये चीज़ दिखा दें कि y, x भी आर में है तो वो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाती थी ना। तो बस हेंस इसलिए आर एक सममित संबंध है, ये सममित संबंध भी है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये एक खास संबंध है जो दो चीज़ हो गया, स्वतुल्य भी इससे पहले हो गया, उसी के साथ नीचे आप क्या लिख लिया, सम्मित भी हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव भी है, अगर ट्रांजिटिव संक्रामक भी हो गया ये तुल्यता हो जाएगा, क्योंकि तीनों हो जाए तो तुल्यता हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। वो कैसे, तो उसकी डेफिनेशन लगाएंगे, उसकी डेफिनेशन पे अगर ये उतरा तो है। उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन ये थी कि भैया दो चीज़ तो तुम खुद ही मान लो, दो चीज़ तुम खुद ही मान लो, तीसरी चीज़ चेक करो, अगर तो वो करवा दे तो वो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है।
तो हम लोग दो चीज़ तो मानेंगे पहले, दोनों चीज़ मानने में नहीं डरेंगे कि यार पता नहीं लिखेगा, नहीं, दो चीज़ कह रहा मानो, क्या मान लो, x, y को तुम r में बिला झिझक मान लो। हाँ मान लिया x, y r में अभी। अच्छा एक बात और, जब x, y r में मान लिया तो इसका फ़ायदा भी उठाइए। क्या इसको मानने से क्या, इसका क्या करें हम, देखें नहीं, बल्कि कहे भैया x, y अगर r में है तब तो पक्का ये दोनों बराबर भी होंगे। जैसे ही कोई r में है तो वो दोनों बराबर, और जैसे ही कोई बराबर है तो उनका कॉमा r में, उल्टा घुमाते रहिए। तो अगर ये दोनों r में है तो पक्का ये दोनों बराबर भी हैं। ये फर्स्ट हो गया। और वो और कहता है एक चीज़ और मानिए। वो क्या कहता है, एक चीज़ और मानिए कि x, y r में माने तो संक्रामक वाला कहता था जहाँ पे ख़त्म हुआ ना वहीं से एक और मानिए y, समथिंग। तो अब z ले रहे हैं, x, y, z, और क्या, तो z भी r में मान लीजिए, इसको भी r में मान लीजिए। तो इसको भी माने तो इसको देखेंगे नहीं, बल्कि इससे कहते हैं कि तुम r में हो, तुम r में हो, तो इसका मतलब तुम बराबर होगे। तुम r में हो, इसका मतलब तुम बराबर होगे। तो कोई कोई r में हो तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ये उसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब दो चीज़ है। लेकिन अब वो कह रहा है कि x, y r में मान लिए तो ये मिल गया, y, z r में मान लिए। अब तुमको दिखाना पड़ेगा, लिखना नहीं है डायरेक्ट, ये चीज़ दिखाना है क्या, y पे ख़त्म, y पे शुरू। तो अब ये जो पहला वाला और ये z, अब तुमको दिखाना है कि x, z भी r में होना चाहिए, ये दिखाना है। अब ये लिख नहीं लेंगे, अभी हमने लिख लिया ना, लेकिन अभी हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हमने कुछ करेंगे, कुछ उस बात पे आ जाएंगे जिस पे ये राज़ी हो जाएगा तभी लिखेंगे। तो अभी नहीं लिया, अभी तो बस खाली नीचे लिखा है, गैप छोड़े। तो इससे करेंगे क्या, तो हम ये कहेंगे यार समीकरण 1 बना रखा है, समीकरण 2, ये दोनों तो उसने दिया था ना। हम कह रहे हैं x बराबर y के है, y बराबर z के है। तो क्या इन दोनों को देख के कहा जा सकता है कि x बराबर है z के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड? बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, इसका मतलब हमारा x z के बराबर है। x y के बराबर है, y z के बराबर है, इसका मतलब हमारा x और z के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल तय बात है। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बराबर z है, ये है तय बात है। ये हमने कोई जानबूझ के नहीं लिखा, इन दोनों से पता चल रहा है। लेकिन अब फिर एक बात लिखने जा रहे हैं, इसको पकड़िएगा कि अगर दो लोग देखो ये दोनों बराबर तो ये कॉमा r में है, ये दोनों बराबर तो इनका कॉमा r में है। हम कह रहे हैं ये दोनों अगर बराबर आ गए हैं, जानबूझ के नहीं लाए, अपने आप आए, अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो क्या इनका कॉमा r में नहीं होगा? झूठ ना बोलिएगा, r में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब हमने जानबूझ के नहीं लिखा, ये बात हमने सिद्ध किया है। तो r क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया, उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि अगर कोई जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से शुरू हो के मानो तो ये कॉमा ये भी r में हो जाए तो ये सम्मित हो जाता है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ना आया हो तो फिर से एक दफ़ा मेरे एटीट्यूड को चेक करते करते उसको फिर से देखिए, क्योंकि इन सवालों में वाक़ईतन लड़के डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे लिखना है। तो मैंने उसी तरह अंदाज में बताया है कि जो दे उसी तरह करना है सारा कुछ। उस एटीट्यूड को पकड़ते पकड़ते सवाल को फिर से देखिए और समझिए कि करना क्या है। इसके बाद मैं सवाल लाता रहूँगा, एक दो सवाल और बताऊँगा आपको, लेकिन एक सवाल से मिलता जुलता ही सारा सवाल है। तो अगर आपको वो पैटर्न, वो पाथ नहीं मिला तो आप नहीं चल पाएंगे। तो आप पहले इसी सवाल को एक दफ़ा गौर से एनालाइज कर लीजिए। तो ये आर ऐसा था ना, तो ये आर हमने पहले स्वतुल प्रूफ किया, सम्मित प्रूफ किया, संक्रामक प्रूफ किया। तो इसका मतलब ये आर तीनों है ना, ये इतना ख़ास आर है, ये इतना अच्छा आर है कि ये तीनों है। तो अगर कोई तीनों आर हो तो अगली लाइन नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, सिर्फ इतना, यहाँ इसके नीचे और जाके कि अगर आर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इक्विवेलेंस के लिए अलग से कोई कंडीशन है, उन्हीं तीनों को दिखाइए कि एक रिलेशन को तीनों दिखा दीजिए, तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस। तो
मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो एक सवाल आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे 2-3 सवाल और बताया जाएगा, और उसी तरह उसी अंदाज में आप देखिएगा। मैं नहीं बदलूँगा, मैंने जिस तरह बताया है हर सवाल को उसी तरह लगाऊंगा। अगर मैंने अंदाज़ बदल लिया, तरीका बदल लिया, तो सवाल कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर वही रहा तो इसका मतलब सवाल सरल है। तो इसको एक दफ़ा नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-4 सवाल और मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।